गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इस बायोलॉजी में आज हम जीवन की प्रक्रियाएं नामक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। बच्चों, जीवन की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। जीवन की प्रक्रियाएं होती क्या है, जैसे कोई भी जीव होगा वो पाचन करेगा, शोषण करेगा, उत्सर्जन करेगा, गमन करेगा, जनन करेगा, यानी उसके शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। आखिर जीवन की प्रक्रियाएं होती क्यों है, आखिर हम बात करें पाचन क्यों होता है, फिर कहें शोषण क्यों होता है, उत्सर्जन क्यों होता है, तो सबका जवाब एक ही आएगा, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यानी हम जीवन की प्रक्रियाएं के अंदर प्रक्रियाओं की परिभाषा बोल सकते हैं। शरीर के अंदर की शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उन्हें जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। या जीव को जीवित रखने के लिए शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वे जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं, जिनमें आप पाचन, शोषण, उत्सर्जन, जनन, गमन इत्यादि को पढ़ेंगे। एक एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हम पाचन क्या होता है, शोषण क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, जैसे ही आगे हम जनन तक देखेंगे। पाचन के अंदर सबको पता है क्या, भोजन को हम ग्रहण करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। शोषण में उन्हीं भोजन के टुकड़ों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उत्सर्जन में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। गमन क्रिया में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और जनन में रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसे उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों, इन्हीं में से आज सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा क्या, पाचन, डाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, डाइजेशन। पाचन क्या होता है उससे पहले समझते हैं दो प्रकार की क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं एवं अपचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म एवं कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। क्या होती है उपापचयी क्रियाएं, क्या होती है अपचयी क्रियाएं, यूं समझे। जैसे कोई भोजन का टुकड़ा होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। जब कार्बनिक यौगिक दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक आपस में मिलकर एक नए कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो शरीर में होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक मिलकर एक जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करें, तो ऐसी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपापचयी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहलाती हैं। अपचयी उसका विपरीत होगा कि एक जटिल कार्बनिक अणु टूटकर सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है, अपचयी क्रिया, कैटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म समझिए। इनके एग्जांपल समझते हैं कि उपापचयी का एग्जांपल जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें सरल कार्बनिक अणु मिल करके एक जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, लेकिन पाचन हुआ, शोषण हुआ, ऐसी क्रियाएं अपचयी क्रियाएं कहलाएंगी। इसमें एक जटिल कार्बनिक अणु टूट के सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करता है। ये था अपचयी एवं उपचयी अभिक्रियाएं। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के बारे में। जीवन की प्रक्रियाएं तो समझ लिए। मनुष्य के शरीर की संरचना, हमारा चैप्टर होगा मनुष्य के शरीर की संरचना। आखिर मनुष्य का शरीर कैसे बना होगा, तो बच्चों सबको पता है मनुष्य के शरीर के बारे में कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, मौलिक इकाई क्या मानी जाती है बच्चों, कोशिका मानी जाती है। यानी कोशिका से मिल करके, कोशिका आपस में मिल करके ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र आपस में मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। यानी मनुष्य की संरचना कोशिका से हुई, और करते करते ऊतक, अंग तंत्र और शरीर बना। यानी शरीर कैसे बना, तो मैं यहाँ पे देखूं तो अंग तंत्रों के मिलने से बना। शरीर कैसे बना, तो अंग तंत्रों के मिलने से बना। अंग तंत्र कैसे बने, अंगों के मिलने से बने। तो फिलहाल अभी हम इन्हीं तीनों लेवल में बात करेंगे कि अंग कैसे अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र कैसे शरीर बनाते हैं। जैसे कोई भी कार्य होगा, अंग तंत्र क्या करते हैं, अंग तंत्र होते क्या है बच्चों, ये किसी एक क्रिया को संपन्न कराते हैं। जैसे अंग तंत्र यहाँ पे पाचन तंत्र होगा तो बच्चों ये पाचन क्रिया को समन्वित कराएगा। यदि यहाँ पे जनन तंत्र होगा तो बच्चों ये जनन क्रिया को समन्वित कराएगा। और यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र हो तो उत्सर्जन
क्रिया को संपन्न कराएगा। यानी अंग तंत्र किसी एक क्रिया को कराने के लिए निर्देशित होते हैं। अंग तंत्र कैसे बने होते हैं? अंगों से। कैसे अंगों से? जिन कार्यों को करते हैं उनके ही अंग उनमें सम्मिलित होते हैं। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के अंदर कौन से अंग सम्मिलित होंगे? पाचन अंग सम्मिलित होंगे। श्वसन तंत्र के अंदर कौन से अंग सम्मिलित होंगे? श्वसन के अंग सम्मिलित होंगे। ऐसे ही जनन तंत्र के अंदर जनन के अंग सम्मिलित होंगे। यानी जनन अंग मिलेंगे तो जनन तंत्र बनाएंगे, पाचन अंग मिलेंगे तो पाचन तंत्र बनाएंगे, श्वसन अंग मिलेंगे तो श्वसन तंत्र बनाएंगे। ऐसे ही पूरे शरीर का निर्माण होगा। यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? अंग और अंग तंत्र। वैसे यहाँ पे हम पाचन क्रिया को कराना है, पाचन क्रिया को कराना है तो कैसे अंगों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों? पाचन अंगों की आवश्यकता पड़ेगी। और वो पाचन अंग आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? पाचन तंत्र। वैसे शोषण में शोषण अंगों की आवश्यकता पड़ेगी, आपस में मिलकर शोषण तंत्र बनाएंगे। उत्सर्जन में उत्सर्जन तंत्र, गमन में गमन तंत्र और जनन में जनन तंत्र जनन तंत्र मिलकर जनन अंग मिलकर जनन तंत्र बनाएंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्या? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे पूछेगा कोई पाचन तंत्र क्या होता है तो मैं बोलूंगा कि पाचन अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। फिर कोई पूछेगा पाचन अंग क्या होते हैं तो मैं बोलूंगा पाचन क्रिया को कराने के लिए जो अंग काम में आते हैं पाचन अंग कहलाते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है बच्चों? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों पाचन तंत्र के अंदर पाचन अंग सम्मिलित होंगे। कौन कौन से पाचन अंग सम्मिलित होंगे? तो मैं फिलहाल अभी एक पाचन अंग का बात करूंगा, किसका? आहार नाल। पाचन तंत्र के अंदर एक अंग आहार नाल। आहार नाल पाचन तंत्र में अहम भूमिका निभाती है। आहार नाल पाचन तंत्र में अहम भूमिका निभाती है। लगभग सभी अंग आहार नाल के अंतर्गत ही आते हैं। किसके? पाचन तंत्र के। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? तो मुख द्वार से। कहाँ से? मुख द्वार से। फिर कहाँ जाती है? मुख गुहा में। मुख गुहा में बच्चों मुख गुहा में होते क्या है? दांत एवं जीभ। दांत एवं जीभ। ठीक है बच्चों, दांत एवं जीभ। उसके बाद कहाँ पे? ग्रसनी में। उसके बाद ग्रसिका में। उसके बाद आंत्र में। आंत में भी छोटी आंत और बड़ी आंत। आंत में भी हमें छोटी आंत और बड़ी आंत मिलेगा। छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद मलाशय के द्वारा शरीर के बाहर अपशिष्ट पदार्थ निकाल दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब हम पाचन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल पढ़ेंगे। आहार नाल बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख द्वार से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? गुदा यानी एनस तक। एनस तक। हमसे कोई पूछेगा आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं बताऊंगा मुख से नहीं, मुख द्वार से। मुख द्वार से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? गुदा तक। कहाँ तक? गुदा तक। और यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 8 से 10 मीटर। यानी पाचन तंत्र के अंदर हम आहार नाल को पढ़े हैं। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जो मुख द्वार से स्टार्ट होती है, गुदा तक जाती है। ये हमारा हुआ क्या? आहार नाल की डिफिनीशन। उसमें हम पढ़ेंगे मुख द्वार। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मुख द्वार। मुख द्वार क्या होता है बच्चों? तो हम बताएंगे मुख द्वार मुख गुहा में खुलता है। आहार नाल की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक आहार नाल प्रारंभ मुख द्वार से ही होता है और मुख गुहा में खुलता है। इसके द्वारा हम पोषक पदार्थों को मुख गुहा के अंदर या शरीर के अंदर लेते हैं। क्या था? मुख द्वार। उसके बाद मुख गुहा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे गुहात्मक संरचना जो ग्रसनी में खुलती है। जो ग्रसनी में खुलती है, मुख गुहा के अंदर दो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे दांत और जीभ। मुख गुहा के अंदर दांत एवं जीभ पाए जाते हैं। ग्रसनी क्या होती है बच्चों? ग्रसनी भोजन एवं वायु का उभयनिष्ठ मार्ग मानी जाती है। ग्रसनी भोजन एवं वायु का उभयनिष्ठ मानी जाती है। यानी भोजन भी वहां तक पहुंचता है, वायु भी वहां तक पहुंचता है।
ग्रसनी के बाद भोजन ग्रसिका में चला आता है, लेकिन वायु कहाँ चला जाता है? श्वास नली में चला जाता है। वायु श्वास नली में चला जाता है। यदि हम इस फिगर को देखें, मनुष्य का पाचन तंत्र यहाँ पे बनाया गया है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? मुख द्वार। मुख द्वार, यहाँ से भोजन प्रवेश करेगा और आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख द्वार से ही होती है। यहाँ से भोजन शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, कहाँ पहुंचेगा? मुख गुहा में। मैंने भी बताया मुख द्वार से प्रवेश करेगा, कहाँ पहुंचेगा? मुख गुहा में। मुख द्वार से प्रवेश किया, मुख गुहा में पहुंचा। यहाँ पे दांत और जीभ मिलेंगे, दांत और जीभ मिलेंगे। उसके बाद भोजन ग्रसनी में पहुंचेगा, भोजन यहाँ पे पहुंचेगा। और ये क्या है? भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग। इसको समझने की कोशिश करिएगा। मुख द्वार से भोजन मुख गुहा में, मुख उसके बाद ग्रसनी में। यहाँ से वायु यहाँ श्वास नली में चला जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से वायु श्वास नली में चला जाएगा, लेकिन भोजन कहाँ आ जाएगा? ग्रसिका में। मैंने भी यहाँ बताया ग्रसनी भोजन एवं वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। यहाँ से श्वास नली में हवा चली जाएगी और भोजन कहाँ आ जाएगा? ग्रसिका में चला आएगा। ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ पे आएगा? अमाशय में। ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय में। यहाँ पे चूड़ी है अमाशय। ग्रसिका के बाद भोजन अमाशय में आएगा, 4 से 5 घंटे यहाँ पे रहेगा। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा? आंतों में। आंतों में भी 3 प्रकार का, आंतों में 2 प्रकार की आंतें पड़ेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के भी 3 भाग होंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम छोटी आंत के 3 भाग। अमाशय का लास्ट भाग और आंत का सबसे शुरुआती भाग ड्यूडेनम कहलाता है। मध्य भाग जेजुनम और लास्ट भाग इलियम, जो बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं बच्चों, सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम, कॉलन, रेक्टम यानी आंत जहां से स्टार्ट होती है बड़ी आंत, उसका प्रारंभिक भाग सीकम कहलाता है। कॉलन 3 भागों में बटा होता है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। और अंतिम भाग रेक्टम, मलाशय, जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होते हैं और एनस के द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि आहार नाल एक ऐसी नाल होती है जो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो संपूर्ण भोजन के पाचन के लिए उत्तरदायी होती है। मुख द्वार से स्टार्ट होती है, गुदा तक जाती है। भोजन मुख द्वार में प्रवेश करेगा, मुख द्वार के द्वारा मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका में, अमाशय में, फिर कहाँ पे? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इनमें पहुंचते हुए भोजन पचते हुए एनस के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव को इस भोजन में मिलाती हैं, जैसे यकृत और अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां जो होती हैं, जो अपने भोजन को इसमें अपने स्राव को भोजन में मिला के भोजन को पचाने की कोशिश करती है। सर ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि हमें पता है पाचन की परिभाषा क्या होती है, जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अर्थात ये क्या करेंगे? उसे तोड़ेंगे सरल पदार्थों में। तो कैसे तोड़ेंगे? अपने एंजाइम्स के द्वारा। यहाँ पे ग्रंथियां होती है जैसे यकृत, अग्नाशय, और इसके अंदर अमाशय के अंदर भी कुछ ग्रंथियां होती हैं जो अमाशयी रस का श्रावण करती हैं, जिसे जठर रस भी कहा जाता है। और आंत में भी कुछ ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव को भोजन के अंदर मिलाती हैं और भोजन को पचाने की कोशिश करती हैं, पचाने का कार्य करती हैं। बच्चों ये था आपके पाचन तंत्र का डायग्राम। अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे एक लाल ग्रंथि जो भोजन को लाल में मिलाती है और किसका निर्माण करती है? बोलस का निर्माण करती है। बोलस क्या होता है? लाल में मिला हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस। लाल ग्रंथियां भोजन को यहीं पे पचाने की कोशिश करती हैं। लगभग 30 से 40% स्टार्च यहीं पे मुख गुहा में पच जाता है। पचने की बात करेंगे, कितना यहाँ पे स्टार्च बचेगा, कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बचेगा, कहाँ पे श्रवण होगा, कहाँ पे अवशोषण होगा, ये बात हम आगे जीवन की प्रक्रिया में जब क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम मनुष्य के शरीर की संरचना पढ़ रहे हैं कि कैसे उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब फिलहाल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। हमने पढ़े दांत और जीभ। थोड़ा दांत और जीभ के बारे में बात कर लेते हैं कि दांत और जीभ की संरचना होती कैसी है। सबसे पहले बात करेंगे हम दांत के बारे में। दांत के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम
बताएं वयस्क मनुष्य के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य के अंदर 32 दांत, जिसका दंत सूत्र क्या होता है 21, 23। वयस्क मनुष्य के अंदर 32 दांत, जिसका दंत सूत्र होता है 21। और मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सर 21 का मतलब समझाइए। जैसे ये मुख हुआ, ये ऊपरा जबड़ा और ये निचला जबड़ा। ये ऊपरा जबड़ा 2 भागों में बटेगा, निचला भी 2 भागों में बटेगा। तो बच्चों जो एक भाग का सूत्र होता है 21, 23, ये दूसरे भाग का 21, 23, इसका 21, 23 और इसका भी 21, 23। ये होता है दंत सूत्र किसमें, वयस्क मनुष्य में। लेकिन यदि मैं बच्चों के अंदर बात करूं, छोटे बच्चों के अंदर बात करूं, तो दंत सूत्र का होता है 2102, 2102। ये होता है दंत सूत्र बच्चों में, ये होता है दंत सूत्र बच्चों में। और ये दंत सूत्र होता है किसमें, वयस्कों में। बच्चों ठीक है, इतना बात हम कर लिए। आप इतना ध्यान रखेंगे मनुष्य में कितने प्रकार के दांत, 4 प्रकार के दांत, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी बात करें तो इंसीजर को बोलते हैं कितना, केनाइन को बोलते हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बेटा अग्र चौड़क और चौड़क। यानी कहने का मतलब मनुष्य के 4 प्रकार के दांत, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दंत सूत्र 21, 23, बच्चों में 2102। दांतों की विशेषताओं में एक बात याद रखेंगे आप, मनुष्य के जो दांत होते हैं गर्ददंती होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, गर्ददंती। गर्ददंती कहने का मतलब ये धंसे हुए होते हैं, गर्द में धंसे हुए होते हैं। जितना दांत आपको दिखता है उसका अधिकतम भाग गर्द में धंसा हुआ होता है। मनुष्य का दांत गर्ददंती होता है। और दूसरी विशेषता द्विबारदंती होते हैं, यानी कोई भी दांत एक बार नहीं आता, 2 बार में परमानेंट होता है। मनुष्य के दांत द्विबारदंती होते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मनुष्य के दांत की विशेषताएं क्या है, तो मनुष्य के दांत गर्ददंती एवं द्विबारदंती होते हैं, जिसका दंत सूत्र 21, 23 होता है। बच्चों में 2102 होता है। ये था बच्चों क्या दांत के बारे में। जीभ के बारे में बात करते हैं तो जीभ एक मूवेबल संरचना जो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। जीभ एक मूवेबल संरचना जो मुख गुहा के अंदर पाई जाती है, जिसका निचला सिरा फ्रेनुलम, जिसका निचला सिरा किससे, फ्रेनुलम के द्वारा इस मुख गुहा के आधार से जुड़ा रहता है। याद रखेंगे जीभ किसके द्वारा मुख गुहा में चिपकी रहती है, फ्रेनुलम के द्वारा। यानी फ्रेनुलम के द्वारा जीभ मुख गुहा के निचले सतह से चिपकी रहती है। जीभ होती क्या है, जीभ पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, पेपिला पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वाद को बताने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैक्सिमम पेपिला जीभ के अगले सिरे पे पाए जाते हैं। ज्यादातर पेपिला जीभ के अगले सिरे पे पाए जाएंगे, जो स्वाद को बताने का कार्य करेंगे। ये था दांत और जीभ। उसके बाद ये पाचन तंत्र। हम बात अभी किए थे कि भोजन यहाँ पे पचेगा एंजाइमों के द्वारा। तो कहाँ से एंजाइम आएंगे, हम बोले अमाशय से आएंगे, यहाँ से यकृत से आएंगे, अग्नाशय से आएंगे। तो अमाशय से जो एंजाइम आते हैं बच्चों, उन्हें उसमें अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथियां। अमाशय के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथियों को हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले एंजाइम्स को बोलते हैं जठर रस। इन ग्रंथियों से जो एंजाइम स्रावित होते हैं जठर रस बोलेंगे। जठर रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं बच्चों, कौन कौन से लिपिड्स आते हैं, तो पहला पेप्सिन, दूसरा HCl और तीसरा श्लेष्मा यानी ग्लूकोसा। पेप्सिन करता क्या है बच्चों, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, पेप्टोन्स में तोड़ता है। HCl का कार्य क्या होता है सर, HCl का कार्य इस अमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम बनाए रखना। HCl का कार्य अमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम बनाए रखना। तो जो जीवाणु या बैक्टीरिया इसमें प्रवेश करते हैं उनको मारने का कार्य भी कौन करता है, HCl। श्लेष्मा क्या होता है, कहां से स्रावित होता है, जठर रस से स्रावित होता है। ग्लूकोसा जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए गर्दन के अंदर फंसे हुए विभिन्न प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया को ऊपर ढकेलने के लिए श्लेष्मा कार्य करता है। तथा श्लेष्मा ही है
जो HCl के दुष्प्रभाव से अमाशय की रक्षा करता है। सर HCl तो एक अम्ल है, एक प्रबल अम्ल माना जाता है, वो अमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? श्लेष्मा क्या करता है? उसकी अम्लीयता को नष्ट करके अमाशय की रक्षा करता है। ये थे जठर ग्रंथियां, जठर रस, पेप्सिन, HCl, श्लेष्मा। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। HCl अम्लीय माध्यम बनाए रखता है। श्लेष्मा HCl के दुष्प्रभाव से अमाशय को बचाता है। अब बात करते हैं अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, गैस निकलते हैं बेटा? पहले ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। याद रखेंगे, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला टॉपिक। पाचन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, याद यहाँ पे रखेंगे। जब हम प्रक्रियाएं पढ़ेंगे अवशोषण की, पाचन की, कहाँ पे पाचन कैसे होता है, वहां पे इसका यूज आएगा, वहां पे आपको चीज याद होगी। चलिए, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम्स ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा? पेप्टोन्स को पेप्टाइड में तोड़ता है। सर पेप्टोन्स कहां से आ गया? अभी हम बताए थे पेप्सिन प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? पेप्टोन्स में तोड़ देता है। अब इसी पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा? पेप्टाइड में तोड़ देता है। इसी पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन पेप्टाइड में तोड़ देता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज वसा को वसी अम्लों में एक ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ये थे एंजाइम्स और उनके कार्य। बच्चों अच्छे से याद करेंगे। एक बार पाचन तंत्र फिर से समझेंगे। मुख द्वार से आहार नाली स्टार्ट होती है, गुदा तक जाती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जिसमें से छोटी आंत की लंबाई बच्चों 6 से 7 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर, छोटी आंत 6 से 7.7 मीटर। सर बड़ी आंत की लंबाई कम, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा, ऐसी कैसे हो सकती है बेटा? नाम में ना जाए, लेकिन छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है किससे? बड़ी आंत की अपेक्षा। ये था बच्चों पाचन के अंदर छोटी छोटी बातें। अब हम पाचन के अंदर की जो क्रियाएं होंगी, जीवन की प्रक्रियाएं वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे मुंह में पाचन होगा, कैसे अमाशय में होगा, कहाँ पे किसका पाचन होगा, उसके बारे में जीवन की प्रक्रियाएं के अगले भाग में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसको? पाचन ग्रंथियों के बारे में। अब पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पाचन होता है। तो पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं सर? पाचन ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे अंदर क्या भोजन को पचाने के लिए हार्मोन्स या एंजाइम्स का स्रावण करती है। अभी आपने देखा कि यकृत से, अग्नाशय से, अमाशय से एंजाइम्स आते थे और भोजन को पचाने का कार्य करते थे। ठीक है, उन्हीं पाचन ग्रंथियों पढ़ते हैं। सबसे पहले लार ग्रंथियां। सबसे पहले लार ग्रंथियां हम बताते हैं आपको। लार ग्रंथियां जोड़े में 3 जोड़े होती हैं बच्चों, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 3 जोड़ा और संख्या में कितनी होती हैं? 6। पूछा जाता है कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? आप 6 जोड़े लगा के आ जाते हो बेटा। 6 संख्या में होती हैं, जोड़े में कितनी होती है? 3। तो याद रखिएगा 3 जोड़े होती हैं, संख्या में 6 होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? कौड़मूल ग्रंथियां, अधोजीवा ग्रंथि, अधोअनु। कौड़मूल कान के पास पाई जाने वाली लार ग्रंथि कौड़मूल ग्रंथि कहलाती है। अधोजीवा जीभ के निचले सतह पे पाई जाती है, अधोजीवा कहलाती है। अधोअनु इस जबड़े के नीचे अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है? अधोअनु। यानी लार ग्रंथियां संख्या में 6 और जोड़े में 3 होती हैं। कौड़मूल ग्रंथियां नाम याद रखेंगे, अधोजीवा ग्रंथियां, अधोअनु ग्रंथियां। दूसरी ग्रंथियां अमाशय ग्रंथियां, यानी अमाशय के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथियां। अमाशय के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथियां क्या होती है? अमाशय ग्रंथियां कहलाती है बेटा। अमाशय ग्रंथियां एक दिन में लगभग 2 से 3.5 लीटर तक अमाशय रस का स्रावन करती है। यानी अमाशय के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं एक दिन में लगभग 2 से 3.5 से 4 लीटर तक अपना रस स्रावित करती है, जिसका पीएच कितना होता है बच्चों? 1.2 से 1.8। ये कैसा पीएच है सर? एसिडिक पीएच है। कैसा पीएच? एसिडिक। सर एसिडिक पीएच क्यों आया? हम अभी बताए थे अमाशय के अंदर एक अम्ल पाया जाता है HCl। उसे क्या कहते हैं? अमाशय के अंदर पाए जाने वाले अम्ल का नाम HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी के कारण यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है 2 से 1.8। अमाशय ग्रंथियां कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं? पेप्टिक या जाइमोजन सेल्स। पेप्टिक या जाइमोजन सेल्स कहाँ पाई जाती हैं अमाशय के अंदर? पेराइटल या ऑब्जेक्टिव सेल्स। पेराइटल या ऑब्जेक्टिव सेल्स कहाँ पे पाई जाती है बच्चों? अमाशय ग्रंथियों में पाई जाती है। गॉबलेट सेल्स एवं अर्जेंटिकिन सेल्स। यानी आपको याद क्या करना है सर? हमें याद क्या करना है? हमें तो
याद करना है कि पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं, लाल ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, कर्णपूर, अधोजीवा, अधो, अनु। फिर याद करना है अमाशय ग्रंथियों में कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं। अमाशय ग्रंथियों में पेप्टिक या जाइमोजन कोशिकाएं आती हैं, पेराइटल या अग्निक कोशिकाएं आती हैं, गॉबलेट कोशिकाएं, अर्जेंटिफिन कोशिकाएं। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा पेराइटल या अग्निक कोशिकाएं कहाँ की ग्रंथियां हैं, तो हमें बताना होगा अमाशयी ग्रंथियां हैं, अमाशय के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। इनकी क्रियाविधि आगे पढ़ेंगे, भोजन को अभी और पचाना है, उसकी क्रिया विधि आगे इनका कार्य पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ग्रंथियों का इंट्रोडक्शन देखते जाइए। तीसरी ग्रंथि यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। इसके भी एंजाइम्स, इसके भी हार्मोन्स भोजन को पचाने में काम आते हैं बच्चों। अभी हम यहाँ पे यकृत को दिखाए थे, उठा के उसी यकृत को यहाँ पे जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे यकृत के अंदर दो लोब दिखाई दिए हैं, कौन, दायां और बायां लोब, जिसे प्रथम पाली और द्वितीय पाली कहते हैं। यानी हमसे पूछा जाएगा क्या यकृत शरीर में दो पाया जाता है क्या, दो यकृत पाया जाता है क्या, नहीं। लीवर शरीर में एक ही पाया जाता है, लेकिन उसके दो लोब होते हैं, पार्ट दो होते हैं। यकृत का कार्य क्या होता है, पित्त रस को स्टोर करना। सर पित्त रस कहाँ पे बनता है, यहाँ पे पित्ताशय। ये बेटा ग्रहणी, छोटी आंत का सबसे स्टार्टिंग भाग क्या होता है, ग्रहणी। ग्रहणी के बाद ये जेजनम, इसके बाद क्या होगा, इलियम। यानी कहने का मतलब हम उसी भाग को यहाँ पर काट के देखें, ये था अग्नाशय। सर यहाँ पे अग्नाशय वाहिनी क्या दिखाए हैं, अग्नाशय के जो हार्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, इसी अग्नाशय वाहिनी के द्वारा इस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। सर छोटी आंत में क्यों जाते हैं, छोटी आंत में जाएंगे तभी तो भोजन यहाँ से अमाशय के द्वारा छोटी आंत में आएगा, तो यहाँ पे उसका पाचन होगा। यानी अग्नाशय वाहिनी के द्वारा अग्नाशय के एंजाइम्स छोटी आंत में पहुंचते हैं, और यहाँ पे पित्त वाहिनी के द्वारा कुछ एंजाइम्स यहाँ पे छोटी आंत में आते हैं, और यह पित्ताशय बेटा बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। फिर पूछा जाता है कि पित्त रस स्टोर कहाँ पे होता है, इस पित्त वाहिनी के द्वारा जाके कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। अंतर समझिएगा, कंफ्यूज होते हैं आप लोग कि पित्त रस का निर्माण केवल पित्ताशय में होता है और स्टोर कहाँ पे होता है, लीवर में। लीवर में पित्त रस का निर्माण नहीं होता है, पित्ताशय में ही होता है और जाके स्टोर होता है लीवर में। ये थी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, दो भागों में पाई जाती है, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, दायां भाग और बायां भाग, जिसमें पित्ताशय का स्टोरेज होता है। यहाँ से कुछ एंजाइम्स और अग्नाशय वाहिनी के एंजाइम छोटी आंत में आते हैं और भोजन को पचाने की कोशिश करते हैं, कार्य करते हैं। आगे देखेंगे कैसे भोजन को हमें पचाना है। अब बच्चों शरीर के संरचना में ही अब हम श्वसन तंत्र को देखेंगे कि हमारे अंदर श्वसन के कौन कौन से अंग पाए जाते हैं।